उस वीज़ा पे आ सकते हो। आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए हुए हो, अपनी कंट्री में पढ़ाई कंप्लीट करिए या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कंप्लीट करिए। 491 है जिसमें आपको वीज़ा लगने के बाद उसके साथ साथ अगर वो चाहें तो इंडिया के बैचलर्स और 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर उनकी डायरेक्ट पीआर डल जाएगी। कल किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया था जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स ऑफ IT के स्टूडेंट वीज़ा पर हैं। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोग ने जो बैचलर्स करी है ना, आप उसके क्राइटेरिया पे आप PR हो सकते हो। ठीक है, क्या आप लोग इंडिया में रहते हो, आप लोग जॉब कर रहे हो, अपनी जॉब से परेशान हो, आप लोग ऑस्ट्रेलिया ने पढ़ाई नहीं करनी। अब IT के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किसी और फील्ड के लिए एक बड़ी कैटेगरी है फार्मर की। और हाँ, इंडिया के अंदर ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी। Very good morning and welcome to channel. This is your Tushar. We have Mr. Gagandeep Singh Paji in the vlog today as well. भाई लास्ट टाइम हमने बिजनेस वीजा की वीडियो बनाई थी, ठीक है। इस बारी हम लोग बात करेंगे स्किल्ड माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है। क्या आप लोग इंडिया में रहते हो, आप लोग जॉब कर रहे हो, अपनी जॉब से परेशान हो, आप लोग ऑस्ट्रेलिया ने पढ़ाई नहीं करनी, तो आप लोग आ सकते हो कि नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाई करे हुए, आप लोग ऑस्ट्रेलिया आने का सोचते हो बट सोचते ही रह जाते हो, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में आने का सोचते रह जाते हो। फिर हम ये चीज़ सोचते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे आए या टूरिस्ट पे आए, किस पे आए हम लोग, है ना। एक ऑप्शन होता है स्किल्ड माइग्रेशन का, जो अगर मैं भी इंडिया में था मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। मेरे को सिर्फ इतना पता था भाई टूरिस्ट है और स्टूडेंट है, उसके अलावा मेरे को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, जिंदगी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन योर स्टडीज इन योर बैचलर्स और मास्टर्स, और इफ यू आर परस्यूइंग योर स्टडीज हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोग ने जो बैचलर्स करी है ना, आप उसके क्राइटेरिया पे आप PR हो सकते हो, है ना। बीच कोर्स में ऐसे केसेस आए हैं, मेरे को भी पाजी बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे कि हम लोगों ने उन लोगों को बोला कि पढ़ाई रहने दो, तुम ऑलरेडी PR के लिए एलिजिबल हो, है ना। हाँ जी, तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, नीचे सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाजी स्किल्ड माइग्रेशन होता क्या है बेसिकली, कि मेरे पास कोई स्किल है जिससे मैं ऑस्ट्रेलिया आ सकता हूँ। चलिए आ सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया मैं तो हूँ ही, मतलब स्किल्ड माइग्रेशन का मतलब यही है ना कि किसी स्किल के बेसिस पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में PR ले सकते हैं। यार माइग्रेशन तो प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम पे आते हो, और स्किल्ड है कि आप कौन से चैनल को यूज कर रहे हो। हाँ, बिजनेस माइग्रेशन है जो बंदे बिजनेसमैन है, पार्टनर वीजा माइग्रेशन है जिसमें आपके पास आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलियन PR या सिटीजन है। स्किल्ड माइग्रेशन है जिसमें आपके पास स्किल है, स्किल आप पढ़ने से अचीव कर सकते हो, काम करने से अचीव कर सकते हो, दोनों को मिला के अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि मास्टर्स तक जाना है या बैचलर्स तक जाना है, डिपेंड करता है। हर स्किल ना ऑस्ट्रेलिया में को जो कोड्स हैं उन्होंने स्किल को डिफाइन किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से लेवल्स हैं उसके। तो जितना लेवल बढ़ता जाता है उतनी पढ़ाई की भी बढ़ती जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि आपको ज्यादा पढ़ाई चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपने क्या किया हुआ है। जनरली क्या है, अगर आप ओवरसीज हो ना तो आपकी स्किल्ड माइग्रेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहिए होता है। पर जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, उनकी अगर उन्होंने पढ़ाई वहाँ पे कर रखी है तो पढ़ाई के बेस पे वो CDR लिखते हैं, रिपोर्ट होती है, तो उनके स्किल सीधे ही असेस हो जाते हैं। अब IT के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किसी और फील्ड के लिए कुछ और चाहिए, तो वो हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया है। पर स्किल्ड माइग्रेशन एक बड़ा अच्छा रास्ता है आने का। और प्लस जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पर आते हैं वो तो उनका तो यही होता है कि स्टूडेंट वीजा किया, उसके बाद स्किल्ड माइग्रेशन पाथवे पे चले गए कि आपने स्किल असेस करवाया या जॉब रेडी करा, उसके बाद आपने PR डाल दी। तो स्किल्ड माइग्रेशन एक बड़ा चंक है माइग्रेशन का। उसके साथ आजकल ना पैरेलल जो है वो चलता है एम्प्लॉयर का। आपके पास स्किल है पर आप कम्पीट कर रहे हो बाकी लोगों से जिनके पास सिमिलर स्किल है, क्योंकि जो इस साल जो इन्होंने अनाउंस किया है सीट्स बहुत कम कर दी स्किल्ड माइग्रेशन की, तो फिर उन काफी लोगों को चैनल चेंज करके जो PR लेना चाहते हैं या उनको कोई एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर कर दिया तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ विक्टोरिया ने 2700 कर दी, बिल्कुल 10% पे ले आया है वो, 10% से भी कम है आसपास ही। तो ये बहुत सारे सीन्स चल रहे हैं, तो उसी के लिए करके हम लोग ऐसी वीडियोस कर रहे हैं जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो। तो वजह से कोई टॉप 3 कोर्सेज या 4 कोर्सेज बता सकते हो जो लेवल 1 के अंदर आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर आपने बताया, IT इंजीनियर हो गया जो लेवल 1 में है। हाँ, मेडिकल के मोस्ट ऑफ प्रोफेशंस लेवल 1 में है, इंजीनियरिंग के मोस्ट ऑफ प्रोफेशंस लेवल 1 में है, टीचिंग के बच्चों से रिलेटेड ये सारे लेवल 1 में है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने मैकेनिकल कर ली इंडिया में, मैं जॉब कर रहा हूँ 2-3 साल से, या फिर मैंने IT कर ली, सिर्फ हम लोग ऐसे एक बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, कोर्स IT इंजीनियरिंग आप लोगों ने कर कल का बताता हूँ। अभी कल किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया था जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स ऑफ IT के स्टूडेंट वीजा पर हैं। उनको लगा कि जिस कॉलेज में वो हैं उनकी फीस
फीस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने हमारे को अप्रोच किया कि हमारा कोई ऐसा कॉलेज ढूंढ दो जहाँ पर फीस थोड़ी कम हो, पर दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन, क्योंकि शी रियली वांट्स टू स्टडी एंड गेट दैट नॉलेज। बट जब उन्होंने मुझे अपनी डिटेल बताई तो उसमें क्या था कि उन्होंने इंडिया में बैचलर्स करी, बैचलर्स के बाद उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था IT में। तो कंसिडरिंग अगर तो वो कोई स्पेशल स्किल मास्टर्स में अचीव कर रही हैं वो तो गुड है, पर उसके साथ साथ अगर वो चाहें तो इंडिया के बैचलर्स और 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर उनकी डायरेक्ट PR डल जाएगी। तो हमने उन्हें ऑफर किया कि अगर तो आप चाहो तो हम आपका केस एजुकेशन से लेकर दूसरे ग्राउंड से अगर हम उसको अचीव करना चाहें तो आपके बैचलर्स के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस स्किल्स ऐसे होंगे, उसके बाद हम आपका PR पाथवे डिजाइन कर सकते हैं। तो शी वाज वेरी इंटरेस्टेड, तो उन्होंने अभी हमारे को रिटेन किया है उस पाथवे के लिए, विच इज गुड। तो अब उनकी फीस बच गई मास्टर्स की, खैर वो कभी भी कर सकती हैं वंस दे गेट देयर परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, तो उसके बाद फीस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी उनकी जब उनको करनी होगी। बट अभी उनको क्यों फिर इतना पे करना पड़ेगा, इसलिए इट्स अ बेटर ऑप्शन टू ग्रैब PR फर्स्ट एंड देन यू डू योर डिग्री। जैसे मेरे पास आधी मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग की है ना, मैं आधी बाद में कर सकता हूँ अगर गलती से मैं PR हो गया तो उसके बाद मैं कर सकता हूँ, क्यों इतने ज्यादा पैसे भरने हैं, है ना। मैं ना आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, खासकर हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि काफी लोगों को ना स्टेप्स ही नहीं पता कि किस तरह से होता है, क्योंकि स्किल्ड माइग्रेशन ना काफी स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है कि पहला स्टेप क्या है और एंड स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो यही है असेसमेंट की, हम आपकी असेस करें कि आप वाकई स्किल्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जब आपकी असेसमेंट में हमें लगता है कि हाँ आप सारे पाथवेज क्रॉस कर जाओगे या एटलीस्ट देयर इज अ वे वेयर यू कैन बी परमानेंट ऑन स्किल ग्राउंड, तो हम असेस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है, जब हमने देख लिया कि आपका हो रहा है तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे। उसके बाद हम आपकी कराएंगे फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्किल असेसमेंट का। उसके अंदर आपको आपके स्किल असेस होते हैं कि आप वाकई जो आपके पास स्किल्स हैं दे आर इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन स्किल्स। मोस्ट ऑफ द असेसिंग बॉडीज उसमें आपका इंग्लिश का स्कोर नहीं मांगती, पर कुछ असेसिंग बॉडीज जैसे टीचिंग है या नर्सिंग है वो आपका इंग्लिश रिक्वायरमेंट मांगती है एट द टाइम ऑफ स्किल असेसमेंट। तो पहला स्टेप स्किल असेसमेंट हो गया। जब आपका स्किल असेसमेंट होकर वापस आ गया, जब आपका स्किल असेसमेंट होकर वापस आ गया उस टाइम पर हमने उसके बाद हमने डालनी है आपकी EOI। पर EOI की एक प्री रिक्विजिट है कि आपकी स्किल असेस हुई होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश का स्कोर होना चाहिए, आपके पॉइंट्स जो हैं अगर आप PR डाल रहे हो तो 65 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आपकी PR डलेगी। पर एनीवेज हम उसके बाद हम डालते हैं EOI। जब EOI डाल दी उसके बाद कुछ स्टेट्स जब खुलती हैं तो कुछ स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी ROI भी डालो, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। EOI था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कुछ स्टेट्स बोलती है कि नहीं हम आपने अलग से रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालना, हम आपको EOI से पिक कर लेंगे। तो वो आपको सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद अगर जो स्टेट बोलती है अगर आपको ROI डालनी है तो फिर हम उस स्टेट की अलग से ROI डालते हैं। ROI डालने के बाद स्टेट आपको पिक करती है, वो आपको नॉमिनेट करती है, फिर आपको उनकी चेकलिस्ट के हिसाब से नॉमिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, स्टेट अप्रूवल देती है, फिर हम जाकर वीजा लॉन्च करते हैं। ये थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड रहा है बट वो है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब स्किल्ड माइग्रेशन में कैटेगरीज हैं, 491, 190, 189। 491 है जिसमें आपको वीजा लगने के बाद 5 साल का वीजा लगेगा, 3 साल एटलीस्ट रीजनल में रहना, काम करना, पढ़ना, आपको आपकी वाइफ को बच्चों को वहीं पर करना, वहीं पर रहना। उसके बाद फिर आप PR डालते हो और एक बार PR हो गए फिर मूव हो सकते हैं। हाँ, एक बार PR हो गए तो वो तो कोई चक्कर नहीं। और 491 में सबसे बड़ी क्या चीज़ है, अगर मान लो आपको क्वींसलैंड ने 491 दिया है, जो पहले क्या होता था आपको उसी स्टेट में रहना होता था, अब जो नया रूल है उसके हिसाब से आपको रीजनल में रहना है, किसी भी स्टेट में मूव हो सकते हो लेजिटिमेट तरीके से, उसमें आपको कोई अलग से वो लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 190 जो स्टेट स्पेसिफिक जरूर है, उसके अंदर आपको 2 साल उस स्टेट में रहना पड़ता है, ऑब्लिगेशन है। अगर आप स्टेट मूव कर रहे हो तो ऑफिशियली से आपको स्टेट को बताना पड़ता है और अगली स्टेट से जिस स्टेट में जा रहे हो उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है और यहाँ से रिलीज लेनी पड़ती है। और फिर आ गया 189, उसके अंदर है वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपके पॉइंट्स ज्यादा हैं, आप 189 के एलिजिबल हो, आपके EOI को पिक हो, आपका EOI पिक हुआ है, तो फिर आप 189 डालते हो, उसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन तो ऑफिशियली 190 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, पर ऑब्लिगेशन है कि आपको स्टेट में 2 साल रहना है। तो भाई इतनी ज्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, तो भाई अगर हम लोगों ने बैचलर्स करी हुई है, हमने पढ़ाई भी करी हुई है, जैसे हम लोगों ने अभी केस सुना, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, जो भी है ना आप लोगों के पास, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म है, आप लोग जाके फिल कर सकते हो, अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस को। हम लोग आप लोगों की फाइल असेस करेंगे, ठीक है, एंड वी विल गिव यू अ बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आप लोगों को फीस भरनी क्यों है भाई आगे की मास्टर्स की? मेरे को ऐसे ऑप्शन मिलता ना, मैंने अभी पाजी से पूछा, मैंने BBA करी है, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग आदि जो हुई नहीं, चलो छोड़ो, अभी फिल्म मेकिंग चल रही है, तो मेरी ऐसे हो सकती है PR। तो भाई मेरे सीन में क्या हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ 6 महीने इंटर्नशिप करी थी, वो भी नॉट अ प्रॉपर जॉब, इट वाज अनपेड। उस बेसिस पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि
क्योंकि मिनिमम यू नीड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है ना? नहीं नहीं अच्छा हो सकता है क्योंकि मैंने बताया ना स्किल्ड के साथ साथ पैरेलल चलता है एम्प्लॉयर वीजा। तो मान लो आपने अपनी कंट्री में पढ़ाई कंप्लीट करी है या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कंप्लीट करी है, पढ़ाई कंप्लीट करते ही आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रेनिंग वीजा के लिए 407। तो जो एम्प्लॉयर वीजा है ना 407, 482 और 186 3 कैटेगरीज हैं। 407 का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, पिछले 2 साल में आप अपनी फील्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। जुड़े हुए मतलब 2 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस या पढ़ाई। तो अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है अपनी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भी, और आपको यहाँ कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाता है 407 के लिए जो ट्रेनिंग वीजा है, तो आप बिना ऑस्ट्रेलिया में कोई और पढ़ाई किए डायरेक्ट उस वीजा पे आ सकते हो। आप अगर टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए हुए हो और आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है उस वीजा के लिए स्पॉन्सर करने के लिए, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप 407 पे जाओ, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करो। अगर तो 3 साल का एक्सपीरियंस 407 के दौरान पूरा हो जाता है तो आप डायरेक्ट पीआर डाल सकते हो 186 में, अगर आप लॉन्ग टर्म लिस्ट में हो, या फिर आप वर्क परमिट डाल सकते हो 2 साल का एक्सपीरियंस। तो आपको उस पढ़ाई के बाद दोबारा शायद कभी पढ़ाई ही ना करनी पड़े अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो। पर अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो पढ़ने के लिए तो वो तो करो, ऑफ कोर्स अपने पैशन को फॉलो करो। पढ़ाई इज द बेस्ट एसेट, ठीक है, एजुकेशन इज द बेस्ट एसेट। तो हम लोग इस वीडियो से आप लोगों को ये नहीं बोल रहे कि मत पढ़ो, है ना, ये सब हम लोगों ने इसलिए बताया टू गिव यू द ऑप्शंस एंड मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि आप लोगों को आगे ईजी हो जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भाई फीसें भरनी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा फीसेज होती है, फीस होती है, और जेबों में छेद हो जाता है भाई, बिल्कुल ही, कि एकदम से पैसे कट जाते हैं। इतना ज़्यादा अपने मेहनत करें अपनी कमाई के पैसे, ठीक है, हम लोग इस कंट्रीज में देखते हैं पैसा बहुत है, बट मेहनत भी तो उतनी है ना भाई। उसके बाद वो फीसों में जब जाता है ना तो चुभता है। तो यू कैन ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन फिल आउट द फॉर्म। जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे फॉर्म है, आप लोगों की फाइल असेस होगी, आप लोगों को रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। एक बड़ी कैटेगरी है फार्मर की और जूनियर फार्म वर्कर की। काफ़ी लोगों के, जैसे हमारी कंट्री में इंडिया में लोगों के फार्म्स हैं, वो अपने पेरेंट के फार्म में काम करते हैं, उनके पास प्रूफ है, प्रूव करने के लिए उन्होंने खुद फार्मिंग करी है, तो उनको वो उस पाथवे के थ्रू भी आ सकते हैं, थ्रू स्किल्ड और थ्रू एम्प्लॉयर। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। ये कैसे होता है? आईटी तो चलो सबको ही पता है क्योंकि आईटी के तो बंदे वैसे ही हर कंट्री में होते रहते हैं ना, पर फार्मिंग भी एक ऐसा स्किल है जो अगर तुमने फार्मिंग कर रखी है और 6 ईच आपके इंग्लिश में आ जाएंगे तो स्किल्ड के थ्रू आ जाओ। अगर 6 ईच नहीं आएंगे तो एम्प्लॉयर के थ्रू भी आ सकते हो, वहाँ पर 4.5 तक वेवर मिल सकता है, इंग्लिश में 4.5 बैंड। ये आप लोगों को नहीं बताएगा कोई इंडिया में बैठा है, ठीक है, मेरे को जब मैं खुद, चलो छोड़ो, हाँ, इंडिया के अंदर ये चीजें आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी। वो बोलेंगे अकाउंटिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, जो मेरे साथ हुआ था। फार्मिंग में भी पीआर है, ये मैंने अभी सुना, ठीक है। थोड़ा सा हम बता सकते हैं उसके अंदर कैसे होता है कि फार्मिंग ऑप्शंस क्या क्या होंगे? ऐसा होता है फार्मिंग के अंदर, अगर तो आपके पास बैचलर है और आप फार्मिंग करते रहे हो तो आपके स्किल असेस होते हैं एज अ फार्मर। और सेम इसमें कैटल वगैरह भी आती हैं, उनकी फार्मिंग भी होती है। अगर आपके पास बैचलर्स नहीं है पर आप फार्मिंग से रिलेटेड काम करते रहे हो तो आप असेस होते हो, जैसे नर्सरी पर्सन, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन और इस तरह की, गार्डनर, और ये सारी भी डिपेंड करता है कि आप क्या करते थे वहाँ पे, जो आपके लिए सूटेबल है, विदाउट बैचलर्स और विद बैचलर्स। और बैचलर अगर तो एग्रीकल्चर में है वो तो गुड है, अगर नहीं है तब भी आपके स्किल असेस हो सकते हैं विद एक्सपीरियंस। और भाई बहुत ज्यादा फार्मिंग है, कुकरी है, मैकेनिक है, वेल्डर है, ये सारे ऑक्यूपेशन है जो, हाँ, अगर 6 ईच आते हैं तो स्किल्ड, 6 ईच नहीं आते तो एम्प्लॉयर के थ्रू आप पीआर हो सकते हो। बिना 6 ईच के आपको एज वेवर मिलता है 55 तक अगर आप एम्प्लॉयर के थ्रू आते हो, और डामा कहते हैं उसको, पर वो रीजनल, रिमोट रीजनल में होता है। और इंग्लिश में आप 4.5 तक बैंड तक भी आप ले सकते हो। 4.5 तो ऐसे ही आ जाता है। स्किल्ड माइग्रेशन अदरवाइज 45 की एज लिमिट है, मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है स्किल्ड माइग्रेशन का 45 है। उसके ऊपर एम्प्लॉयर वाले के अंदर जो डाम है रिमोट रीजनल, वो 55 तक चला जाता है, सेम एज बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा की थ्रेशोल्ड भी 55 है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता थी आपको? नहीं पता थी ना? नीचे सब्सक्राइब कर दो होलिस्टिक माइग्रेशंस का, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मैं, ठीक है, फ्लैश कर दूंगा, यहाँ पर आप लोग जाके इनको फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट्स आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी वीडियो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव फ्रॉम मेलबर्न।